एक छोटे से साबुन से शुरू हुआ सफर और आज 7 ट्रिलियन रुपए का बिजनेस एम्पायर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफलता की कहानी सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा है जिसमें साजिशें हैं, संघर्ष हैं, कॉर्पोरेट वॉर हैं और अनगिनत ट्विस्ट्स हैं। कभी सोचा है कि आपके किचन से लेकर बाथरूम तक, आपके फ्रिज से लेकर आपकी स्किन तक, हर जगह एक ही कंपनी का कब्जा कैसे हो गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो नाम जिसने भारत के घर घर में अपनी जड़ें जमा ली। आज आप जो चाय पीते हैं, जो शैम्पू लगाते हैं, जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, जो ब्यूटी क्रीम या डिटर्जेंट खरीदते हैं, हर जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर का राज है। लेकिन क्या ये सब एक रात में हुआ? नहीं, इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें बिजनेस वॉर भी है, राजनीतिक उठापटक भी है और मार्केटिंग का ऐसा खेल भी जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। 1888 में जब ब्रिटेन की एक कंपनी लेवर ब्रदर्स ने भारत में साबुन बेचना शुरू किया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह कंपनी एक दिन भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्यों में से एक बनेगी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शुरुआती दौर में इसे भारतीय कंपनियों से जबरदस्त टक्कर मिली। 1930 में लेवर ब्रदर्स, मार्गेरिन यूनी और डच कंपनी यूनिलीवर ने मर्ज होकर एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। लेकिन असली जंग 1950 और 1960 के दशक में शुरू हुई, जब भारत ने अपनी इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला लिया। तब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ऐसी रणनीतियां अपनाई जिसने इसे हर भारतीय के घर का हिस्सा बना दिया। क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाने के लिए किस हद तक प्लानिंग की? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लोकल ब्रांड्स को या तो खरीद लिया या फिर उन्हें मार्केट से गायब कर दिया। लिरिल, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स, डव, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, सर्फ एक्सेल, विम, व्हील, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है जो सीधे आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का कमाल था या इसमें कुछ और भी था? 2770 से 80 के दशक में जब भारत में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खुद को भारतीय कंपनी दिखाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए। भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई, लोकल किसानों और सप्लायर्स से सीधा जुड़ा और अपनी ब्रांडिंग को इस तरह सेट किया कि लोग इसे भारतीय कंपनी मानने लगे। लेकिन असली खेल 1990 के बाद शुरू हुआ, जब भारत ने उदारीकरण, लिबरलाइजेशन के दरवाजे खोले और विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खुल गया। तब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आक्रामक रणनीति अपनाई, छोटी छोटी कंपनियों को खरीदा, प्रतिस्पर्धियों को बाहर किया और पूरे एफएमसीजी सेक्टर में अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। लेकिन यह सफर इतना भी साफ सुथरा नहीं था। कई बार इस कंपनी पर गंभीर आरोप लगे, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी शिकायतें हों, पानी के अत्यधिक उपयोग का मामला हो या फिर फेयरनेस क्रीम्स के जरिए रंगभेद को प्रमोट करने का विवाद। ग्लो एंड लवली ब्रांड को लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो वहीं कोडाइकनाल में मैर्क्यूरी पॉल्यूशन के केस ने कंपनी की छवि को झटका दिया। लेकिन हर बार ये कंपनी एक नई रणनीति के साथ वापसी करती गई और अपनी पकड़ को और मजबूत बनाती गई। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत के एफएमसीजी सेक्टर का बेताज बादशाह है। 50 से ज्यादा ब्रांड्स, 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 9 मिलियन से ज्यादा दुकानदारों तक डायरेक्ट पहुंच और भारत के हर घर में कम से कम एक हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट का इस्तेमाल। ऐसा साम्राज्य किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह कंपनी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी? क्या नए भारतीय ब्रांड्स इसे टक्कर दे पाएंगे? या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर आगे भी मार्केट पर अपना राज कायम रखेगा? यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा उदाहरण है।